नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंट्स। अभी हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के कला और प्रकृति यानी आर्ट एंड नेचर के बारे में। तो इसके बारे में जिससे कहा गया था कि परमेश्वर की एक तरह से कला जो मनुष्य है कि उस अभिव्यक्ति का नाम जिसे वह बलशाली प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करता है और इसे परमेश्वर की अद्भुत रचना के रूप में माना गया। जो प्रकृति हमारा जो नेचर है वो ईश्वर की एक सबसे महत्वपूर्ण अद्भुत एक रचना के रूप में है, जिसे हम आज देख के उसकी हम अनुकरण करते आए हैं। हर एक समय के अंदर, चाहे प्रागैतिहासिक काल हो, उसके बाद में जो सभ्य हुआ मनुष्य, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अजंता, अलोरा, मुग़ल, बाग, राजस्थानी, जितनी भी शैलियाँ रही उन सब में, लघु चित्र शैलियाँ सब में प्रकृति का विशेष रूप से अनुकरण हुआ है। आगे हम जैसे इन सब की चर्चा करने के बाद में हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे राजस्थान की जो लघु शैलियाँ 12 मासों के रूप में भी इसके अंदर इसका विशेष रूप से 12 मासा था। राग रागनियों में जो चित्र श्रृंखलाएँ बनी हैं उनमें भी प्रकृति को अपने उन्मुक्त रूप में मुखर हुई है। इन चित्रों का सीधा संबंध प्रकृति से ही रहा, जिसमें बदलते मौसम में परिवर्तित होने वाले मानव व्यवहार को ये चित्र अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उजागर करते आए हैं। मिलन, विरह, आवेग, संवेग और प्राकृतिक जन्य मानवीय प्रवृत्तियों के ये चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण रहे हैं। इनसे और ये प्रकृति से निरंतर जुड़े हुए हैं। मानव और प्रकृति के भावपूर्ण संबंधों को कलाकारों ने इनमें आकर्षक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके साथ ही जैसे पाश्चात्य विद्वान है यानी पश्चिम के जो विद्वानों ने भी जो प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाया है, उनमें अनेक मास्टरपीस कृतियों में प्रकृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर स्थान दिया गया है, जिनमें जब हम कहते हैं कि जॉन कांस्टेबल, टर्नर, विल्सन और रेनोइट आदि के द्वारा बनाए गए दृश्य चित्रों को देखते हैं तो लगता है कि प्रकृति ने उन्हें बेहद प्रभावित किया था। अनेक पाश्चात्य चित्रकारों ने दृश्य चित्रों यानी कि लैंडस्केप के माध्यम से प्रकृति के रंगों की छटा अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर के साथ में बिखेरी है, जिनमें गोगा जैसे चित्रकारों ने भी मानव मन की उदास परतों को खोलते समय प्रकृति और मानव के संबंधों को नहीं भुलाया है। और दांते जैसे विद्वान कहते हैं कि कला वस्तुतः प्रकृति का ही अनुकरण है और प्रकृति के अनुकरण के बिना श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण नहीं हो सकता। और प्रकृति प्रेमी चित्रकारों ने अपने चित्रों में प्रकृति को सामान्यतः अग्रांकित 2 प्रमुख रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जिनमें प्रथम है दृश्य चित्रण और दूसरा है मानवीय कार्यकलाप के सहायक उपादान के रूप में। इनमें दृश्य चित्रण मध्यकाल से चित्रकला का प्राण रहा है। किसी भी कलाकार को प्रकृति का प्रथम अनुभव तो दृश्य चित्रण के माध्यम से ही होता है, यानी प्रकृति को जब देखता है तो उसका अनुभव होता है। दृश्य चित्रण को अंग्रेजी भाषा में लैंडस्केप कहा जाता है। लैंडस्केप कहते हैं अर्थात जिन चित्रों में आकाश, बादल, पेड़ पौधे, नदी नालों, पर्वत, झरनों, सूर्य, चंद्रमा, तारों, नाव, चट्टानों और पशु पक्षियों का विभिन्न मूड्स में यानी उनके विभिन्न अलग अलग उनके मूड्स में चित्रण किया जाता है, वे दृश्य चित्र या लैंडस्केप कहलाते हैं तथा इनको देसी भाषा में सीनरी भी कहा जाता है कहते हैं। दृश्य चित्रों का प्रचलन पाश्चात्य कला में अधिक देखने को भी मिलता है और वहाँ के चित्रकारों ने तेल रंगों के माध्यम से बड़े बड़े कैनवास या चित्रपटलों पर दृश्य चित्रों की सृजना की है। कला क्षेत्रों में दृश्य चित्रों की भी उतनी अहमियत है जितनी रूप सज्जा से सराबोर चित्रों की। नदी, पहाड़, पेड़ और प्राकृतिक सुषमा से युक्त ये चित्र विश्व कला की अनमोल धरोहर है। इनमें प्रकृति के नाना रूपों को कलाकारों ने अपनी विशिष्ट तकनीक के साथ में प्रस्तुत किया है।
इसमें ही जैसे आगे चलकर पश्चिम के ही जैसे कि प्रभाववादी जो चित्रकार थे, उन्होंने भी, जिनके अंदर जैसे माने, मोने, पिसारो आदि जो चित्रकार थे, वो प्रकृति के मध्य जाते हैं और अपने कैनवास, जैसे प्रकृति में, खेतों में, पहाड़ों के सामने, पेड़ों के नीचे बैठकर और प्रकृति के पल पल बदलते हुए स्वरूपों को, पल पल बदलते हुए समय के अनुसार वो चित्रण करते थे प्रकृति के साथ में बैठ के। बाद में उस जो कला शैली थी उनको, उसको नाम दिया गया था प्रभाववाद या इम्प्रेशनिज्म। भारत में भी दृश्य चित्रों के प्रति अनेक कलाकारों का मोह रहा है। जल रंगों के माध्यम से बने, जैसे इसमें महाराष्ट्र के समुद्री किनारों की गतिविधियों के चित्र, जिनमें P.A. डोंड ने बनाया है, दृश्य चित्रण के अनुपम उदाहरण हैं। तो कलकत्ता के P.G. शील, राजस्थान के G.D. त्यागराज तथा राम जायसवाल और महाराष्ट्र के ही सेड वेलकर ने भी दृश्य चित्रों का निर्माण अत्यंत कुशलता के साथ किया है। दृश्य चित्र भारत के अनेक आधुनिक चित्रकारों ने बनाए हैं, जिनमें माधव मेनन, N.S. बेंद्रे, राम कुमार, गोपाल घोष, रणवीर सिंह बिष्ट तथा विमलदास गुप्ता के नाम आदि प्रमुख से गिनाए जाते हैं। मानवीय कार्य कला के सहायक उपादान के रूप में प्रकृति चित्रण के उदाहरण तो चित्रकला के इतिहास में भरे पड़े हैं। मुगल तथा कांगड़ा या बसोली चित्र शैलियों में बने चित्र एवं राजस्थानी लघु चित्र शैली की कृतियाँ प्रकृति के नाना रूपों से सराबोर हैं। चित्रों में प्रकृति के इन विभिन्न रूपों की उपस्थिति के संबंध में भी पर्याप्त और भी शोध की आवश्यकता और भी किया जा सकता है। प्रकृति के रूप, सौंदर्य तथा माधुर्य का रसपान करने वाले इन चित्रों में कलाकार के साथ प्रकृति के सामंजस्य को अपने स्वस्थ रूप में उजागर हुए देखा जा सकता है। उक्त विवेचन के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ईश्वर ने जिस अलौकिक शक्ति के द्वारा प्रकृति की रचना की है, कला में उसे एक आवश्यक तत्व के रूप में अपनाया गया है। कला में प्रकृति का अद्भुत स्वरूप हमें जो रेतीले और चट्टानी पर्वतों, झरनों, सरिताओं, पुष्पित और पल्लवित वृक्षों, जीव जंतुओं की अनेक आकर्षक आभा और चारों ओर फैले हुए नीले आकाश में दिखाई देता है, चित्रकार उसे अपनी अभिव्यक्ति में शामिल करके उन्हें परस्पर सहचरी बना देता है या बनाता आया है। कला सदैव प्रकृति की प्रेरणा से ही मानव जीवन के लिए आनंद, उत्साह और उल्लास का कारण बनती है। प्रकृति की सुरम्य सुखद गोद में ही सृजनशील कलाकार सच्चा सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कला और प्रकृति आपस में एक दूसरे के पूरक रहे हैं, सहचरी रहे हैं। बिना प्रकृति के कला की अभिव्यक्ति करना एक तरह से बेमानी हो सकता है, बेमानी माना जाता है। तो कला सदैव प्रकृति की प्रेरणा से ही मानव जीवन के लिए आनंद, उत्साह, उल्लास का कारण बनती है और प्रकृति की सुरम्य सुखद गोद में ही सृजनशील कलाकार सच्चा सुख प्राप्त करता आया है। प्रकृति के माध्यम से चित्रकार सत्य का अन्वेषण करता है और अपनी कल्पना को साकार करता है। तो जैसे प्रकृति के माध्यम से चित्रकार कहते हैं अपनी जो सत्य का अन्वेषण खोज करता है, सत्य की अपनी कल्पना को साकार करता है और अनेक बार उसे मानवीय भावों यथा सुख है, दुख है, वेदना, पीड़ा आदि को व्यक्त करने के लिए भी प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति कला के लिए प्रतीक बनकर अनेक गूढ़ भावों को अभिव्यक्त करती है। प्रकृति ने भाव संप्रेषण हेतु हर युग में कला और कलाकार का साथ दिया है।
आज भी दे रही है। और अत्यंत खेद का विषय है कि आज जैसे कि चिरकाल से कलाकार का साथ देने वाले प्रकृति को आज का कलाकार लगभग भुला बैठा है। अपनी अभिव्यक्ति में वह प्रकृति से परहेज करने लगा है, किंतु उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति की उपेक्षा करके वह अपनी कृतियों को सही अर्थों में सौंदर्यशाली एवं प्रभावोत्पादक नहीं बना सकता। इस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं कि कला और प्रकृति का अटूट संबंध था, है और रहेगा, क्योंकि कला ही प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करने का एकमात्र, जिसे हम कहते हैं कला और प्रकृति का अटूट संबंध है, क्योंकि कला ही प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम है और प्रकृति के कण कण से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारी कला को एक साकार रूप मिलता है। दोनों मानो एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि कला और प्रकृति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं है। यानी कि बिना कला के प्रकृति नहीं है और बिना प्रकृति के कला नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला और प्रकृति का अटूट संबंध है और क्योंकि कला ये प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम है, प्रकृति के कण कण से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हमारी कला को एक साकार रूप मिलता है और दोनों मानो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार ये हमने इसके बारे में बताया कला और प्रकृति कि कला और प्रकृति क्या है, कला और प्रकृति का क्या संबंध है, कलाओं के रूप में प्रकृति किस रूप से प्रकट हुई है, कौन सी शैली में, हर एक शैली में जब से जो मानवीय जो सभ्यता रही है प्रागैतिहासिक से लेकर आज तक हर एक उसके अंदर कला में प्रकृति का, बिना प्रकृति के कला का निर्माण नहीं हो सका है। तो कला और प्रकृति का आपसी संबंध अटूट संबंध है और एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के बिना किसी का कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद। अब हम अगले नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।